हाँ मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। अब तक मैंने कृषि क्षेत्र में जो चीज़ें बताई, हरित क्रांति, लैंड रिफॉर्म, इन सब चीज़ों से बहुत ढेर सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन। तो सबसे पहले हम अर्थ जान जाए कि ये कृषि विपणन का अर्थ होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग? कृषि विपणन का अर्थ होता है किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करे, कपटपूर्ण प्रतियोगिता से बचकर कैसे एक उचित फेयर मूल्य प्राप्त करे, और इसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि ताकि उसको लाभकारी और उचित मूल्य मिल सके, ताकि वो खेती में बना रहे, आने वाले वर्षों में भी खेती करता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए। पहला पॉइंट आता है नियमित बाजार। नियमित बाजार, जिसकी इंग्लिश होती है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट, पहले जान लें कि रेगुलेटेड मार्केट होता क्या है। रेगुलेटेड मार्केट जो है वो राज्य सरकारें या जो लोकल स्थानीय सरकारें होती हैं, इनके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित ये हाट होता है, बाजार होता है, जहाँ पे किसान अपनी उपज को उचित मूल्यों पर बेचता है। और खासकर ये आपको दक्षिण भारत में, जहाँ पे व्यापारिक फसलें कपास, कहवा, रबड़, गन्ना बिकती हैं, वहाँ पे आपको इस तरह के बाजार बहुत मिलेंगे। दूसरा जो होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, सहकारी विपणन समितियां। सहकारी विपणन समितियां, इसकी इंग्लिश होती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, जिसको हम हाट या मंडी भी बोलते हैं, जहाँ पे किसान अपना ग्रुप बनाकर पर्टिकुलर किसी दिन निर्धारित कर दिया जाता है कि उस दिन हाट लगेगी और वहाँ पे बेचते हैं अपने। तीसरा है वेयर हाउस। वेयर हाउस, बफर स्टॉक वेयर हाउस, इसके बारे में पहले जान लें। ये वेयर हाउस होते क्या है, बफर स्टॉक क्या होते हैं। वेयर हाउसिंग इसको बोलते हैं भंडारण या बफर स्टॉक। तो इनका क्या रोल है इसके बारे में। किसान से सरकार किसानों से अनाज खरीदकर एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई गोदामों में रखती है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन।
केंद्रीय भंडारण निगम, इसकी हिंदी होती है केंद्रीय भंडारण निगम। तो ये सब तो केंद्र स्तर पर है, केंद्र स्तर पर। इसी तरह राज्य स्तर पर क्या है? स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, राज्य भंडारण निगम है। इसी तरह जिले और गांव स्तर पर, जिला एवं गांव लेवल पे कोऑपरेटिव सहकारी भंडारण समितियां हैं, सहकारी भंडारण समितियां। तो सबसे पहले जान ले कि इनका रोल क्या है। जैसे एफसीआई है या सीडब्ल्यूसी है, इनका जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक, इसका रोल क्या है? बफर स्टॉक का रोल ये होता है कि मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करके हम कृषि उपज की दाम को स्थिर बनाए रखें, यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज करिए कि गेहूं के मूल्य अगर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, गेहूं के मूल्य अगर ऊपर बढ़ रहे हैं, एक मिनट मैं इसको मिटा दूं तब बताता हूं मैं। सपोज करिए गेहूं की डिमांड तो बनी ही है, सबको चाहिए रोटी, लेकिन सप्लाई कम है, उसकी उत्पादन कम हो गया, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, मूल्य। तो मूल्य अगर बढ़ेगा तो सरकार क्या करती है? जो बफर स्टॉक है एफसीआई का, वहां से गेहूं निकालेगी और पीडीएस के थ्रू या खुले मार्केट में डाल देगी। इससे क्या होगा? गेहूं की बढ़ती हुई कीमतें नीचे आ जाएंगी और मूल्य स्थिर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि बफर स्टॉक का जो एफसीआई है, सीडब्ल्यूसी है, इन सबों का एक बहुत बड़ा रोल प्राइस स्टेबलाइजेशन में है, मूल्य के स्थिरीकरण में है। इनका बहुत बड़ा रोल है। मांग और पूर्ति के समायोजन के अनुसार ये मूल्य को स्थिर करते हैं। इस पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बफर स्टॉक? बफर स्टॉक ऑपरेशन क्या है? मुख्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका अर्थ यही है कि मांग पूर्ति को कैसे समायोजन करता है बफर स्टॉक। और इसी तरह एक संस्था है नेफेड, नाम आपने सुना होगा समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों पे, नेफेड। नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन, नेफेड। इनका कार्य क्या है नेफेड का? ये राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑपरेटिव संगठन है जो कृषि वस्तुएं, मसाले, फलों इत्यादि का इंटर स्टेट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, जहां सरप्लस प्रोडक्शन है, जहां पे ज़्यादा उत्पादन हो गया वहां से कमी वाले क्षेत्रों में भेजना, ये सब कार्य ये नेफेड के ही तहत होता है। इसको कैनलाइजिंग एजेंसी बोलते हैं। ये कोऑपरेटिव शीर्ष संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। और नेफेड का एक बहुत बड़ा रोल मार्केट इंटरवेंशन में है, बाजार को हस्तक्षेप करके कीमतों को नियंत्रण में करना, यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन में है नेफेड का रोल। मैंने बोला जैसे प्याज की कीमतें जब बड़ी तेजी से ऊपर पकड़ी थी तो सरकार ने नेफेड के थ्रू ही महाराष्ट्र, नासिक से प्याज को कमी वाले क्षेत्रों में नेफेड के थ्रू ही भेजा।
तो नेफेड का बहुत बड़ा रोल है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका फुल नेम, इनका मेन मैकेनिज्म क्या है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कोऑपरेटिव का संगठन है नेफेड। इसी तरह एक अन्य संगठन है, उसका नाम है ट्राइफेड या ट्राइफेड। ट्राइफेड का अर्थ होता है ट्राइबल, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, इनकी जो उपज होती है, वन उपज, आपको मालूम है कि आदिवासी बहुत ही भोले भाले होते हैं और ये राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए थे। इनकी उपज का क्या उचित मूल्य मिल सकता है इनको नहीं जानकारी है, औने पने दाम में बेच देते हैं। तो इन आदिवासियों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ट्राइफेड भी बनाया गया है। ये भी कोऑपरेटिव का फेडरेशन है और ये ट्राइफेड का बहुत अच्छा रोल है और आज बहुत आदिवासी समाज अपनी आर्थिक प्रगति करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, छत्तीसगढ़ में देखिए, बस्तर में देखिए, तमाम ट्राइफेड अपना वर्क कर रहा है। जो उनके हाथ से बने हुए बांस के आइटम हैं, असम वगैरह में बैम्बू मिशन वगैरह से जो बन रहे हैं, हथकरघा का है, ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी उपज मिल रही है और इनका काफ़ी विकास हो रहा है झारखंड वगैरह में भी ट्राइफेड के द्वारा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि भारत के अधिकतर भागों में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति, जिसको एपीएमसी बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, द्वारा संचालित किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कृषि विपणन के क्षेत्र में सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत है कि कैसे उनको उचित मूल्य दिलाया जाए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। कृषि मूल्य नीति, पहले इसको समझ लें ये क्या है। कृषि मूल्य नीति के दो भाग हैं। पहला उपभोक्ता कंज्यूमर और दूसरा किसान। सपोज करिए ये हरा मटर का सीजन है, ग्रीन पीस मार्केट में बहुत है इस समय। अगर हरा मटर 5 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाए, 5 रुपीज़ के जी, तो आप तो बहुत खुश होंगे, बहुत सस्ता मिल रहा है, आप उपभोक्ता हैं, बहुत खुश होंगे। लेकिन जिन किसानों ने हरा मटर पैदा किया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, आप उससे पूछ सकते हैं। क्योंकि न उसकी लागत निकल आएगी न कुछ, वो तो फिर यही कहेगा कि आज अब आने वाले समय में हम कभी मटर नहीं बेचेंगे, मुझे इतना नुकसान हो गया। और ये 5 रुपया क्यों मिला? क्योंकि
सप्लाई बढ़ गई, किसी मटर की पैदावार अगर बहुत ज़्यादा अगर हो गई, मटर की पैदावार अगर बहुत ज़्यादा अगर हो गई, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, उसकी कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो कृषि मूल्य नीति इन्हीं तरह के झटकों से दूर करने के लिए भारत सरकार ने बनाया है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित हो। मूल्य इतना ज़्यादा भी ना रहे कि उपभोक्ता को दिक्कत हो, और इतना कम भी ना रहे कि किसान के पास आने वाले समय में उस उपज को पैदा करने की प्रेरणा ही ना हो, उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही ना मिले। यानी एक उचित मूल्य पर कृषि उपज को उपलब्ध कराना, यही है कृषि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का मेन एम। ओके, अब कहना तो आसान है ये, अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म है, क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले बात आती है CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसका पहले नाम था कृषि मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है, MSP की घोषणा करती है। पहले MSP हम समझ लें क्या है। सपोज करिए इस समय धान, जिसे चावल निकलता है, धान की क्रय की जा रही है। धान ये बोई गई थी जुलाई में, ये अक्टूबर नवंबर में काटी गई है। अगर धान की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जब सप्लाई बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ की, तो मैंने बताया कि जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी। तो कीमत नीचे जब आ जाएगी तो इससे किसान हतोत्साहित होगा, हो सकता है अगली बार वो फिर धान ना बोए। तक किसान धान नहीं बोएगा, फिर लोगों का पेट कैसे भरेगा। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने सिस्टम बनाया है CACP के द्वारा कि आपको अगर ऊंचा मूल्य मिल रहा है खुले बाजार में, तो अब खुले बाजार में किसान भाई जाके धान अपना बेच लें, नहीं तो वर्तमान में सरकार A ग्रेड की धान को 1888 रुपये प्रति कुंटल की दर से किसानों से खुद खरीद लेगी। किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार लेने को तैयार है इस रेट पर, और ये रेट ऐसा है कि इस रेट पर किसान अगर अपना धान बेचेगा तो उसको कास्ट भी निकल आएगी और उसको सामान्य लाभ भी मिलेगा, और वो अगले साल फिर धान बोने के लिए प्रेरित भी होगा। ठीक है, यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है फसल बोने के पहले ही। जैसे ये रबी की क्रॉप बो दी गई है नवंबर दिसंबर में, गेहूं, जौ, सरसों वगैरह ये काटी जाएगी मार्च अप्रैल में, लेकिन पहले ही घोषणा हो चुकी है कि इस रेट से हम गेहूं खरीद लेंगे पैदा होगी तो अब बात आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरकार को निर्देशित करते हैं कि MSP कितना होना चाहिए। वो कौन से फैक्टर हैं जो ये सरकार को दिशा निर्देश देंगे, उनको
आधार देंगे सोचने का कि किस आधार पे एमएसपी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो पहली बात आती है एमएसपी का आधार। एमएसपी का आधार, किस आधार पे एमएसपी तय की जाती है? फर्स्ट, आगत की लागत। आगत की लागत यानी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स कौन कौन से लगे? उर्वरक, सिंचाई, लगान, बीज, ये सब इनपुट्स है। इनकी क्या कास्ट है वो है डिसाइड करेगा। दूसरा, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, अर्थात अन्य जो कृषि उपज हैं उनके क्या कीमत है, इसको भी देखा जाएगा। सपोज करिए कि चावल की जगह पे, धान की जगह पे गन्ने का एमएसपी बहुत ज़्यादा सरकार बढ़ा दी, तो फिर किसान क्या करेगा? गन्ना ही बोना शुरू कर देगा। तो केवल गन्ने से काम तो चलेगा नहीं, चावल भी चाहिए। तो अन्य फसलों का भी देखा जाता है और सरकार एमएसपी की घोषणा इन्हीं मूल्यों पे करती है। और किसानों से खरीद कर सरकार कहाँ रखती है? एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, ये जो वेयर हाउसेज हैं, बफर स्टॉक है, गोदाम में रखती है और फिर उनका अर्थव्यवस्था में जब आवश्यकता उसके अनुसार प्रयोग करती है, मांग पूर्ति के अनुसार। ठीक है। तो सरकार किसानों से कृषि उपज को खरीद कर बफर स्टॉक में रखती है, फिर उन बफर स्टॉक के द्वारा ही कृषि वस्तुओं का आपूर्ति करती है। अब आपूर्ति करने में किन कीमत पे वो सप्लाई करेगी? जैसे एक निकासी मूल्य, निकासी मूल्य, इशू प्राइस, निकासी मूल्य एक्चुअली जो राशन कार्ड की दुकानें हैं जिसको पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस की दुकानों पे सरकार समाज के कमज़ोर तबकों को अनाज उपलब्ध कराती है। इसी मूल्य पर सब्सिडी भी देती है, खाद्यान्न सब्सिडी वगैरह देती है। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको सामान्य तौर पे आप कोटे की दुकान कहते हैं। इस पे भी बहुत संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इस सब की पूरी चर्चा हम अब अगले वीडियो में करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी हम लोग हल करेंगे। ओके। और आपकी क्या इसमें ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ने के बाद फिर हम इससे संबंधित प्रश्न भी हल कराएंगे। ओके, थैंक यू।